हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं जो किसानों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। किसान होंगे समृद्ध, एमएसपी में सबसे बड़ी वृद्धि, यानी अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि की गई है। देखिए, मानसून की अनिश्चितता के बीच केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत देते हुए जो धान है और मूंग समेत खरीफ की विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में अब तक का सबसे बड़ी वृद्धि कर दी है। यह वृद्धि वर्ष 2023-24 के लिए प्रभावी होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद बुधवार को मीडिया से बात करते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कृषि की बढ़ती लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर हम एमएसपी तय करते हैं। इस बार खरीफ फसलों के एमएसपी में की गई वृद्धि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। केंद्रीय मंत्री ने सरकार के इस फैसले को किसानों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को नई फसलों के लिए अच्छे दाम मिल सकेंगे और महंगाई को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मणिपुर हिंसा और उड़ीसा रेल दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक किया गया। अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं, इसका भी ख्याल एमएसपी को तय करने में रखा गया है। अब ये देखिए एमएसपी के आंकड़े हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सरकार के आश्वासन पर माने पहलवान 15 जून तक, आप कह सकते हैं 15 जून जो आने वाली डेट है उस समय तक के लिए प्रदर्शन टाल दिया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले पहलवान सरकार के आश्वासन पर मान गए हैं। उन्होंने 15 जून तक आंदोलन स्थगित कर दिया है। सरकार ने भरोसा दिया है कि जब तक ब्रजभूषण के खिलाफ पुलिस जांच पूरी कर ली जाएगी, यानी 15 जून तक जांच पूरी कर ली जाएगी। बुधवार को पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के साथ करीब 5 घंटे तक चली बैठक के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अच्छे माहौल में संवेदनशील मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि 28 मई को पहलवानों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकता वापस ली जाएगी और भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 30 जून तक कराए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, मोदी की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां जोरों पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने होने वाली अमेरिका यात्रा की तैयारियों को दोनों देशों के अधिकारी अंतिम रूप देने में लगे हैं। 2 दिन पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत आए थे और उनकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वार्ता हुई थी। इस दौरान मोदी की यात्रा के समय रक्षा क्षेत्र को लेकर होने वाली घोषणाओं को अंतिम रूप दिया गया। अब विदेश सचिव विनय क्वात्रा वाशिंगटन में हैं और उनकी अध्यक्षता में दोनों देशों के बीच पहली रणनीतिक कारोबार वार्ता संपन्न हुई है। क्वात्रा के स्वदेश आते ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन भारत आ रहे हैं। उनकी एनएसए अजीत डोभाल से मुख्य तौर पर मुलाकात होगी। इस दौरान संपूर्ण रणनीतिक माहौल को लेकर चर्चा होगी। दोनों सदनों के सांसद लगातार बयान दे रहे हैं वह प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर कितने उत्साहित हैं। अमेरिकी प्रशासन में जिस तरह की हलचल प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर है, वैसी हाल के वर्षों में कभी नहीं देखी गई है। जापान में क्वाड बैठक के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद कहा था कि उनके सम्मान में होने वाले भोज के लिए हर वर्ग के लोगों का तांता लगा हुआ है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच रोजाना इस दौरे को लेकर वर्चुअल और आमने सामने बैठकों का दौर चल रहा है। पिछले वर्ष हर 5 में से एक अमेरिकी छात्र वीजा भारतीयों को मिला, गॉर्स्टी। भारत में अमेरिका के राजदूत ने दोनों देशों के मजबूत रिश्ते को रेखांकित करते हुए कहा कि किसी भी देश से अमेरिका आने वाले छात्रों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। पिछले वर्ष इस मामले में भारत का स्थान पहले नंबर पर था। मुझे लग रहा है कि हाल के समय में इसमें कोई बदलाव आने वाला है। 2022 में हर 5 अमेरिकी छात्र वीजा में से हर भारतीय को दिया गया।
कॉर्सिटी ने कहा कि भारतीयों ने न केवल अमेरिका में शिक्षा ग्रहण की बल्कि दशकों से उत्कृष्टता भी प्रदर्शित की है। हम पहली बार बड़ी संख्या में वीजा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने को लेकर बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में अमेरिकी मिशन ने 7वां वार्षिक स्टूडेंट वीजा डे का देश भर में आयोजन किया। नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता व मुंबई में काउंसलरों ने वीजा का आवेदन करने वाले 3500 भारतीय छात्रों का साक्षात्कार किया। अमेरिका में कुल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से 21% भारतीय हैं। केंद्र सरकार 10 जुलाई तक फैक्ट चेकिंग यूनिट गठित नहीं करेगी। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है कि वह 10 जुलाई तक झूठी खबरों की परख करने वाली फैक्ट चेकिंग यूनिट गठित करने की अधिसूचना जारी नहीं करेगी। ऐसे कुछ प्रक्रियाओं के चलते होगा। कोर्ट ने केंद्र को सरकार के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर आने वाली झूठी खबरों की परख के लिए यूनिट गठित करने का निर्देश दिया था। केंद्र के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने शपथ पत्र हास्य कलाकार कुणाल कामरा की संशोधित आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के मामले में दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट हुई सूचना या तथ्य सत्य है या झूठ, इसका अंतिम फैसला कोर्ट में होगा। केंद्र ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर संशोधित आईटी रूल्स को उचित बताया है। वैसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने भी इन नियमों को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है। दोनों संस्थाओं ने संशोधित नियमों को असंवैधानिक और मनमाना बताया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि नई नीतियों के साथ शहरी परिवहन को मिलेगी धार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के बसों की खरीद के नए प्रस्ताव पर 4-5 राज्यों के सकारात्मक रुख दिखाने के साथ शहरी परिवहन में बड़े सुधार का आधार तैयार हो रहा है। शहरीकरण की तेज रफ्तार के साथ देश के शहरों में परिवहन के ढांचे को बदलने की दिशा में काम कर रही केंद्र सरकार अगले कुछ माह में इस दिशा में बड़े नीतिगत सुधार करने जा रही है। इसका संकेत प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने गत दिवस एक कार्यक्रम में यह कहते हुए दिया कि ज्यादातर शहरों में सार्वजनिक परिवहन का मजबूत ढांचा खड़ा करने के लिए नीतियां तैयार की जा रही हैं। उन्होंने ईवी उद्योग से भी इस जरूरत की पूर्ति के लिए नई पहल करने की अपील की है। यह विचार इस आकलन के साथ व्यक्त किया गया है कि ज्यादातर शहरों में परिवहन के सक्षम ढांचे का अभाव है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि भारत ने किया अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने अपने मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम के तहत बुधवार देर शाम उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। विभिन्न क्षमताओं से युक्त इस अत्याधुनिक मिसाइल ने परीक्षण के दौरान अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। अग्नि सीरीज मध्यम रेंज की यह आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु क्षमता से भी युक्त है। 11,000 किलोग्राम वजन की यह मिसाइल 2,000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसके अलावा इस मिसाइल से एक साथ कई लक्ष्यों को भेदा जा सकता है। 34.5 फीट लंबी इस मिसाइल पर एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल लगाए जा सकते हैं। यह उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक या परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि 3 साल में कर्ज मुक्त होगी BSNL। देखिए BSNL को सुदृढ़ करने के लिए और 3 साल में पूरी तरह से कर्ज मुक्त बनाने के लिए बुधवार को कैबिनेट ने 89,047 करोड़ रुपए के तीसरे पैकेज को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पहले 2 बार वर्ष 2019 और 2022 में BSNL के सुदृढ़ीकरण के लिए पैकेज को मंजूरी दी जा चुकी है। वर्ष 2019 में 69,000 करोड़ रुपए तो वर्ष 2022 में 1.60 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई थी। बुधवार को दिए गए तीसरे पैकेज का इस्तेमाल BSNL मुख्य रूप से 700, 3300 व 2500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदने पर करेगी ताकि 4G व 5G सेवा का देश भर में विस्तार किया जा सके। अभी BSNL 4G व 5G सेवा नहीं देता है। हालांकि इस पैकेज की बदौलत इस साल अक्टूबर-नवंबर तक देश के कई हिस्सों में BSNL की 4G व 5G सेवा शुरू हो सकती है। अगले साल तक दिल्ली और मुंबई में BSNL की 4G और 5G सेवा शुरू हो जाएगी। 4G व 5G के साथ BSNL अपनी 2G सेवाएं भी जारी रखेगा। बिजली सेक्टर में भारत को माहिर बनाने की तैयारी। बिजली क्षेत्र में जिस तरह से तकनीक ने आमूल चूल
बदलाव का संकेत दिया है, उसकी चुनौतियों से भारत सरकार ने मिशन मोड में निपटने की योजना तैयार की है। इसके लिए मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च नाम से एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत बिजली मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और इन दोनों मंत्रालयों के तहत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रमों की अहम भूमिका होगी। शुरुआत में यह योजना 5 वर्षों यानी कि वर्ष 2023-24 से 27-28 के लिए होगी, लेकिन जरूरत के हिसाब से इसे आगे विस्तार और बदलाव दिया जा सकेगा। बिजली मंत्रालय के अनुसार फिलहाल 8 नए तकनीकी क्षेत्रों का चयन किया गया है जो आने वाले दिनों में सेक्टर पर बहुत ज़्यादा असर डालेंगे। इनमें कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी के जीवन को प्रभावित करेंगे। इसमें लिथियम आयरन स्टोरेज बैटरी का विकल्प तैयार करने जैसे क्षेत्र भी हैं। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा क्षमता का ईंधन सेल तैयार करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नैनो तकनीक आधारित बैटरी का निर्माण करना भी शामिल है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कार्यस्थलों पर तेजी से बदलाव ला रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रचनात्मक कृत्रिम मेधा यानी कि जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई लहर कारोबार के तरीके को तेजी से बदल रही है और 60% भारतीय अधिकारी कार्यस्थल पर इसके प्रभाव को लेकर आशान्वित हैं। JNI में जेट जीपीटी और डेड ई समेत इस दौरे में आई अन्य तकनीकें भी हैं। वैश्विक स्तर पर हुए सर्वे में शामिल 36% लोगों का यह भी मानना है कि AI उनकी नौकरी ले सकता है। बोस्टन काउंसलिंग ग्रुप के सर्वे के अनुसार ये विचार वरिष्ठता और देशों के आधार पर अलग अलग है। सर्वे के अनुसार कार्यस्थल पर JNI के प्रभाव को लेकर सबसे आशावादी देश ब्राजील 71% है, उसके बाद भारत है जो 60% है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से। भारत को विश्व में अहम भूमिका निभानी है, प्रमिला जयपाल। भारतवंशी कांग्रेस अध्यक्ष प्रमिला जयपाल ने मंगलवार को कहा कि भारत को विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। भारत और अमेरिका एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इससे निपटने के लिए साथ मिलकर कार्य करना होगा। भारत और अमेरिका के बीच कई स्तर पर बेहतर संबंध हैं। हम दोनों एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। हमारे संविधान की शुरुआत वी द पीपल से होता है। वहीं भारतवंशी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि भारत और अमेरिका को चीन की बढ़ती आक्रामकता का जवाब देने के लिए विकल्प प्रदान करने के लिए अपनी शक्ति का लाभ उठाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा और दोनों देशों के मजबूत रिश्ते इसका प्रतीक हैं। हमें इसे और मजबूत और गहरा करना है। भारतवंशी वैज्ञानिक ज्योतिता गुप्ता को डच नोबेल पुरस्कार। भारतीय मूल की प्रोफेसर ज्योतिता गुप्ता उन 2 वैज्ञानिकों में शामिल हैं जिन्हें प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसे डच नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसकी घोषणा बुधवार को की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम ने कहा है कि यह सम्मान विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व और प्रेरणादायक कार्य के लिए दिया गया है। ज्योतिता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में शोध और अन्य गतिविधियों पर खर्च करने के लिए 15 लाख यूरो दिया जाएगा। गुप्ता को आधिकारिक रूप से पुरस्कार के लिए चुने गए एक अन्य विज्ञानी टोबी कियर्स के साथ 4 अक्टूबर को यह सर्वोच्च विशिष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में वह ग्लोबल साउथ में पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर हैं। चलिए, तो ये आज का यानी कि 8 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।